नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो साथियों? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, सुरक्षित होंगे और एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों मैं संदीप खटाना राजस्थान के इतिहास की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों अपन लोग बात कर रहे थे राणा कुंभा की। बीती क्लास में अपन लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? बीती क्लास में अपन लोग पढ़ चुके हैं कहाँ? राणा कुंभा तक। राणा कुंभा का जो शासनकाल है उसकी शुरुआती बात कर चुके हैं क्या, कि इनके पिता का क्या नाम है, इनकी माता का क्या नाम है, इनकी उपाधियाँ क्या रही। साहित्य की बात अपन बाद में करेंगे। और अपन बात कर रहे थे क्या, इनके सैन्य अभियानों पर। कहाँ बात कर रहे हैं? इनके सैन्य अभियानों पर बात कर रहे हैं। इनके क्या क्या सैन्य अभियान रहे। सैन्य अभियानों की बात करते हुए अपन इसी मुद्दे पर जब आगे बढ़े सैन्य अभियानों पर, तो अपन ने बात की थी जब कुंभा जी शासक बने। कुंभा जी शासक बनते हैं 1433 ईस्वी में। कब? 1433 ईस्वी में। तो कुंभा जी जब शासक बने तो कुंभा जी के सामने दो चुनौतियां आई थी, कि एक तो अपने पिता के हत्यारों से बदला लेना। एक चुनौती तो यह थी कि अपने पिता के हत्यारों से क्या लेना? बदला लेना। दूसरा, इनके पिता की हत्या क्यों हुई थी? क्योंकि क्या हुआ था वहां? राठौड़ों का क्या हुआ था? राठौड़ों का प्रभाव बढ़ रहा था। तो राठौड़ों के बढ़ते प्रभाव को कम करना। अब देखिए अपन ने पहला जो मुद्दा था इनके पिता के हत्यारों से बदला लेना, उसके लिए अपन ने पढ़ा था किसके साथ? मालवा में। मालवा में शासक कौन है? मोहम्मद खिलजी प्रथम। तो मोहम्मद खिलजी प्रथम के साथ 1437 में क्या होता है? युद्ध होता है, जिससे अपन ने क्या नाम दिया? सारंगपुर का युद्ध। क्या नाम दिया? सारंगपुर का युद्ध। उसके पश्चात की जो ये घटनाक्रम, उसी पे अपन चर्चा कर रहे थे और इसी को मैं आपके साथ जोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों तो हुआ क्या था, राठौड़ों के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए क्या हुआ? सारंगपुर का जब युद्ध हो रहा था उस समय दो राठौड़, कौन? रणमल राठौड़। कौन सा राठौड़? रणमल राठौड़। और कौन गया था? राघवदेव। राघवदेव। राघवदेव कौन है? राणा लाखा का पुत्र है भाई। ये राघवदेव राणा लाखा का पुत्र है। तो इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर क्या हो जाती है? तनातनी हो जाती है। वो बात मैंने बता दी आपको कि रणमल राठौड़ क्या करता है, भील लड़कियों को क्या कर लेता है, बंदी बना लेता है और अपने कैंप में ले आता है। तो ये सब बातें मैं बीती क्लास में बता चुका हूँ, आप वो एक बार देख लीजिएगा। उससे जोड़ने के लिए मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। तो रणमल राठौड़ क्या करता है? राघवदेव की हत्या कर देता है। क्या कर देता है? हत्या कर देता है। जिससे क्या होते हैं, जो मेवाड़ के जो सरदार या जो सिसोदिया जो सरदार, वो क्या होते हैं? नाराज हो जाते हैं और राणा कुंभा के पास आते हैं कि देख भाई कुंभा, ऐसे बात नहीं चलेगी, ऐसे बात बनने वाली नहीं है। जो रणमल राठौड़ है पहले से ही जो उच्च पद है उन पर क्या कर रहा है? राठौड़ों की नियुक्ति कर रहा है, और इधर मेवाड़ के सरदारों की क्या कर रहा है? हत्या कर रहा है। तो ऐसे तो चलने वाला है नहीं मामला। तो ये क्या होता है, रणमल जो राठौड़ है इसकी हत्या की जो प्लानिंग बनाता है, कौन बनाता है? राणा कुंभा बनाता है। तो 1438 ईस्वी में, कब? 1438 ईस्वी में। 1438 ईस्वी में किसकी सहायता से? दासी भारमली की सहायता से क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। किसकी? रणमल राठौड़ की। रणमल राठौड़ खत्म। अब देखिए कुंभा जी क्या करना चाहते हैं। कुंभा जी चाहते हैं कि राठौड़ों का नामो निशान ही खत्म कर दिया जाए। तो रणमल जो राठौड़ है इनका पुत्र है जोधा, जो आगे चलकर शासक बनेगा। जब मैं आपको मारवाड़ पढ़ाऊंगा तब आप पढ़ेंगे राव जोधा के बारे में। किसके बारे में? राव जोधा। वो यही जोधा है, राव जोधा के बारे में। ठीक है, वो तब तक संयम रखिए। राव जोधा तक जब तक अपन पहुंचेंगे तब तक संयम रखिए। कुंभा क्या करता है? जोधा को मारने की प्लानिंग करता है। तो इस बात की भनक जोधा को लग जाती है। तो जोधा भागता है। जोधा भागता है क्या पकड़ के? मंडोर एक्सप्रेस पकड़ के भागता है। और कहां से कहां? मेवाड़ से मंडोर चला जाता है। तो कुंभा क्या करता है? क्या कुंभा उसका पीछा नहीं करेगा क्या? कुंभा पीछा करता है। और किसको भेजता है? जो चंडा जो सिसोदिया है उसको उसके पीछे लगा देता है। उसके नेतृत्व में सेना जाती है कहां? मंडोर। मंडोर से कहां भाग जाता है राव जोधा? पिछली क्लास में बताया आपको, यहां कोई संशय नहीं होना चाहिए। काहुनी चला जाता है। काहुनी गांव कहाँ है? काहुनी गांव चला जाता है। काहुनी गांव कहाँ है? बीकानेर में भाई। कहाँ है? बीकानेर में। काहुनी गांव से कहाँ जाएंगे? काहुनी गांव से जाएगा भद्राजून। जो भद्राजून है, भद्राजून कहाँ पड़ता है? भद्राजून जालोर में पड़ता है भाई। सब चीजें बताई हुई हैं। भद्राजून से कहाँ जाएंगे? सिवाना जाएंगे। सिवाना को क्या कहते हैं? जो मारवाड़ के शासक है उनकी शरण स्थली कहा जाता है। किसको? सिवाना को। सिवाना से कहाँ जाएंगे आगे? वागड़, डूंगरपुर रोड, जो बांसवाड़ा का क्षेत्र उसे क्या कहते हैं? वागड़ कहते हैं। और वहां से कहाँ चले जाएंगे? सोजत चले जाएंगे। कहाँ? सोजत। सोजत। और ये जा क्यों रहे बार बार? क्योंकि इनका पीछा कौन कर रहा है?
चुंडा सिसोदिया के नेतृत्व में जो मेवाड़ की जो सेना है वो क्या कर रही है, इसका पीछा कर रही है। उसके भय से ये बचता फिर रहा है। कौन? जोधा जी। कहाँ पहुंच गए? सोजत कहाँ पड़ता है? पाली में। तो जैसे ही सोजत पहुंचते हैं तो एंट्री किसकी होती है? एंट्री होती है हंसाबाई की। ये मुद्दा मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप एक बार जुड़ पाए बीती क्लास से। हंसाबाई की एंट्री होती है यहाँ। हंसाबाई क्या करती है? राणा कुंभा की दादी और राव जोधा की क्या है, जो जोधा जी है उसकी क्या है? बुआ है, क्योंकि ये रणमल राठौड़ की क्या है? बहन है। राणा मोकल की क्या है? माता है। ठीक है। तो हंसाबाई आती है और क्या करती है कि अरे तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तुम तो दोनों अपने हो, तो आपस में क्यों लड़ रहे हो? अपने हो, आपस में क्यों लड़ रहे हो? लड़ना ही कोई एकमात्र समाधान तो है नहीं। बातें बैठ के भी सुलझाई जा सकती हैं। किसी भी चीज का समाधान लड़ाई से कभी नहीं होता। हर चीज अगर प्यार प्रेम से की जाए तो उसका मजा ही कुछ अलग होता है। वही क्या करती है हंसाबाई करती है, कहाँ? इनके मध्य समझौता करवा देती है। किस स्थान पर करवाती है? सोजत। कहाँ पड़ता है? पाली। और जो संधि होती है इनके मध्य उसको कहते हैं आंवल बावल की संधि। और होती कब? 1452 ईस्वी में। 1452 1453 दोनों विकल्प हों तो 1452 को प्राथमिकता देनी है। अगर 1452 विकल्प नहीं हो परीक्षा में फिर आपको 1453 देनी। इस बात को ध्यान रखिए। अगर 1452 अवेलेबल है एग्जाम में ऑप्शन में और 1453 है तो आपको 1452 को ही मान्यता देनी है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए जो ये किस स्थान पर होती है? पाली में होती है। और जो ये संधि होती है इसके द्वारा होता क्या है? मारवाड़ और मेवाड़ की सीमाओं का क्या होता है? निर्धारण होता है। निर्धारण कैसे होता है कि जहां तक बबुल के पेड़ देखेंगे वहां तक मारवाड़ की सीमा, और आंवले और जो अन्य वृक्ष दिखेंगे वहां से किसकी सीमा? मेवाड़ की सीमा। अब देखिए इसके बाद ही जोधा क्या करता है? जोधा की तरफ ये कुंभा की तिरछी नजर बनी रहती है। तो जोधा क्या करता है? जोधा की जो एक पुत्री होती है उसका नाम है श्रृंगार देवी। और जो ये कुंभा है, कुंभा के पुत्र मैंने आपको बताया रायमल और उदा। जो रायमल है उसका विवाह करवा देता है। कौन? जोधा। किससे? अपनी पुत्री श्रृंगार देवी से। यही श्रृंगार देवी जो है आगे चलकर गोसुंडी बावड़ी कर क्या करवाएगी? निर्माण करवाएगी। इतनी बातें अपन बीती क्लास में कर चुके हैं। आपको ये जो घटनाक्रम है ये लिखवाना बाकी है दोस्तों। तो मैं ये घटनाक्रम लिखवाऊंगा आपको। घटनाक्रम अभी लिखवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक समाधान, एक संशय की स्थिति अगर आपके दिमाग में नहीं आ रही ना भाई तो आप ध्यान से पढ़ नहीं रहे। बात का ध्यान रखिए। अगर एक संशय की स्थिति पैदा नहीं हुई ना आपके दिमाग में तो आप ध्यान से पढ़ नहीं रहे हो भाई। मेरे भाई ध्यान से पढ़ो, फिर ऐसे सिलेक्शन होने वाला नहीं है। क्योंकि बहुत से बैठे हैं ऐसे लोग जो केवल देख के ही काम चला लेते हैं। मेरे भाई देखने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक कहीं भी आपका चयन नहीं होगा। मेहनत ही एकमात्र रास्ता है मेरे भाई सफलता पाने का, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब देखिए मैं तुलनात्मक एक बार आपको बताता हूँ। एक समस्या आ रही है, कुछ विद्यार्थियों के सामने एक समस्या आ रही है। मुझे पर्सनली बताया गया ये समस्या वो कि जो मोकल है और जो कुंभा है, कौन है? मोकल है और कुंभा है, दोनों के बारे में। कि जब मोकल शासक बनते हैं, भाई मोकल शासक बनते हैं कब? मोकल का शासनकाल कब से कब तक होता है? 1421 से लगाकर 1433 ईस्वी तक होता है। किसका शासनकाल होता है? ये राणा मोकल का शासनकाल होता है। और कुंभा जी का शासनकाल 1433 ईस्वी से होता है। इनका कब से कब तक होता है? 1421 से लगाकर 1433। इनका 1433 से 1468 ईस्वी तक। अब देखिए आरपीएससी क्या करती है कि आरपीएससी कहते हैं कि जब राणा मोकल शासक बने थे तब ये 12 वर्ष की आयु के थे। तो इसका मतलब इनका जन्म कब होना चाहिए? जो आरपीएससी की जो किताबें हैं उनके अनुसार इनका जन्म कब का होना चाहिए? 1409 ईस्वी का होना चाहिए। तभी तो ये शासक बनेंगे 12 साल की आयु में। इस बात का ध्यान रखिएगा। जब अपन कुंभा जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो कुंभा जी के बारे में इनका जन्म कब बताते हैं? 1403 ईस्वी में बताते हैं। ये हास्य की स्थिति नहीं है क्या? और कहते हैं कि जो मोकल का पुत्र वो कौन है? कुंभा है। ये स्थिति हास्य की स्थिति नहीं है क्या? क्या आप लोगों ने इस बात पे गौर नहीं किया क्या? इस बात पे आप लोगों ने गौर नहीं किया क्या मेरे भाई? क्या ऐसा संभव है पिता से पहले पुत्र का जन्म हो जाए? अगर आपने इस बात पे गौर नहीं किया ना तो भाई आप पढ़ नहीं रहे हो अच्छे से। इस बात का ध्यान रखिए। ये जो स्थिति है दोनों विवादास्पद स्थिति हैं, विवादित स्थिति है। ये यहां से प्रश्न बनना संभव नहीं है। और इस बात को मैं क्लियर
करता हुआ तुम्हारे सामने आगे चलूंगा दोस्तों। जो राणा कुंभा है, राणा कुंभा का जन्म 1417 से लगाकर 1421 ईस्वी के मध्य मानते हैं अधिकांश इतिहासकार। कब से कब तक मानते हैं? 1417 से लगाकर 1421 ईस्वी तक मानते हैं अधिकांश इतिहासकार इस बात को कि जो राणा कुंभा है, राणा कुंभा का जन्म 1417 से लेकर 1421 के मध्य हुआ है। ये बात कौन मानते हैं? अधिकांश इतिहासकार मानते हैं। जबकि आरपीएससी की जो पुरानी किताबें हैं, एनसीईआरटी की जो पुरानी किताबें, उसमें राणा कुंभा का जो जन्म है वो 1403 ईस्वी दिया गया है मेरे भाई। इस बात पे गौर करिएगा आप। ये बात आपके दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए था। अगर नहीं उठ रहा है तो आप निष्क्रिय हैं, एकदम सक्रिय होकर पढ़े दोस्तों। ये जो जन्म है ये 1409 बताया गया है। कब का बताया गया है? 1409 ईस्वी का बताया गया है। इस पे भी अधिकांश इतिहासकारों की क्या है? अधिकांश इतिहासकार इस बात को भी खंडन करते हैं। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि जो राणा मोकल है, राणा मोकल का जन्म 1387 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1387 ईस्वी में हुआ है। ये कौन मानते हैं? अधिकांश इतिहासकार मानते हैं भाई। अधिकांश इतिहासकार इस बात को मानते हैं और कुछ अधिकांश इतिहासकार भी इसी बात को मानते हैं। लेकिन जो आरपीएससी की जो किताबें हैं, आरपीएससी की किताबें में राणा मोकल का जो जन्म है, जो कहते हैं ना कि अगर आप विकिपीडिया को भी देखोगे तो 1421 से लगाकर 1433 का शासनकाल बताया गया है। और बताया गया है ये 12 साल की उम्र में। कब? जब ये 12 वर्ष के थे तब ये शासक बन गए थे मेरे भाई। तो इनका जन्म निश्चित रूप से देखिए 12 के होंगे तो 9 ही होगा ना भाई, 1409 होगा। इतना तो जनरल सामान्य सी बात है। इसके बाद देखिए कुंभा का जन्म 1403 में बता रहे। क्या पिता से पहले पुत्र का जन्म संभव है? क्या नहीं है ना। तो ये स्थिति विवादित है मेरे भाई। कैसे है विवादित? और विवादित स्थिति से कभी प्रश्न नहीं बनता। मैं ये बात आपको समझाना चाहता हूं। आपको जो 1403 लिखाया गया है अच्छी बात है, 1403 रखिए। अगर एग्जाम में आता है तो आरपीएससी 1403 ही मानेगी। लेकिन अगर आप किसी इंटरव्यू वगैरह में जाओगे तो आपको यहां असमंजस में डाल दिया जाएगा मेरे भाई। यहां आपको असमंजस में डाल दिया जाएगा और जो सामने वाला जो प्रश्न करेगा उसका भी प्रश्न बिल्कुल लाजमी होगा कि क्या पिता से पहले पुत्र का जन्म संभव है? क्या आज तक हमने तो ऐसा कभी देखा नहीं। आज तक हमने तो ऐसा कभी देखा नहीं। तो अधिकांश इतिहासकार इस बात का खंडन करते हुए कहते हैं कि जो राणा कुंभा का जो जन्म है 1417 से 1421 के मध्य हुआ है। कब हुआ है? 1417 से लगाकर 1421 के मध्य हुआ है। और जो राणा जो मोकल है, राणा मोकल का जन्म 1387 ईस्वी में हुआ है। लेकिन अपने को तो मानना वही है जो आरपीएससी मानती है। ये तो अपने को तो मानना यही है। 1409 और 1403 दोनों स्थितियां विवादित है मेरे भाई। कैसी हैं? दोनों स्थितियां विवादित, और विवादित स्थितियों से कभी प्रश्न बनते नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि मैंने ये बात गौर की है। मेरे पास जो पर्सनली जो मेरे को मिलते हैं विद्यार्थी फेस टू फेस, उनका ये सवाल था। अगर आपका ऑनलाइन भी नहीं बन रहा ना मेरे भाई तो आप निष्क्रिय होकर पढ़ रहे हो। सक्रिय हो जाओ साथियों। जब तक सक्रिय नहीं होगे सिलेक्शन का चांस नहीं बनेगा। तो एकदम तरीके से पढ़ो। इस बात को नोट कर लीजिएगा, दिमाग में बैठ जानी चाहिए ये बात। समझ रहे हो? अगर नहीं बैठ रही है तो भाई फिर आपका क्या इलाज बताऊं मैं, क्योंकि मेहनत एकमात्र रास्ता है सफलता के लिए। बाकी शॉर्टकट कोई नहीं है मेरे भाई। अगर शॉर्टकट पाओगे तो वो सफलता शॉर्टकट ही मिलेगी फिर आपको। इस बात का ध्यान रखना। जो मेहनत करके सफलता मिलती है उसका मजा ही कुछ और है। तो आप देखिए लिखवाना क्या है? राठौड़ों के प्रभाव को कम करना। तो लिखिए राठौड़ों। 1-2 क्लास में आगे की 1-2 क्लास आएंगे, उसमें राणा कुंभा के जो सैन्य अभियान है उनको जल्दी से खत्म करने की कोशिश करेंगे। राठौड़ों के प्रभाव को कम करना, राठौड़ों के प्रभाव को कम करना। ये बातें मैं आपको बता चुका हूं, अभी भी रिपीट कर दी है। तो यहां कहीं संशय नहीं होना चाहिए। राठौड़ों के प्रभाव को कम करना सीधा लिखवाऊंगा। बाकी मेरे को लिखवाने में सबसे बड़ी समस्या लगती है, ये लिखवाना ही मेरे को सबसे बड़ी समस्या लगती है। लेकिन कुछ विद्यार्थी, मैंने शुरुआती जो क्लासें थी उसमें नहीं लिखवाया था, फिर विद्यार्थियों का यही सवाल पैदा हुआ था कि सर नोट्स बनवाइए, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूँ। मेरे को सबसे बोरिंग पार्ट यही लगता है कि सर बार बार नोट करवा दे, बार बार नोट करवाए। अरे जो चीज़ बताई जा चुकी है तुम वीडियो में देख के आराम से नोट्स बना सकते हो ना सर। खुद के नोट्स बना सकते हो, जब तक खुद के नहीं बनाओगे तो क्या मतलब है। तो लिखिएगा सर, शुरू से लिखवा रहा हूँ। मालवा अभियान के दौरान, किसके दौरान? मालवा अभियान के दौरान, मालवा अभियान के दौरान, मालवा अभियान के दौरान सिसोदिया सरदार, मालवा अभियान के दौरान सिसोदिया सरदार, सिसोदिया सरदार का नाम क्या है? राघव देव। राघव चेतन वो अलग है, जो वो राव रतन सिंह के समय राघव चेतन अलग थे।
ये राघव देव राणा लाखा के पुत्र है। कौन है? राणा लाखा के पुत्र है, हैं? राघव देव है रणमल राठौड़ एवं रणमल राठौड़ किसके मध्य? राघव देव और रणमल राठौड़ के बीच, रणमल राठौड़ और राघव देव के बीच संघर्ष होता है। किस बात को लेकर होता है ये बात मैं बता चुका हूं आपको। संघर्ष होता है जिसके परिणाम स्वरूप, संघर्ष होता है जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप रणमल राठौड़, किसने? रणमल राठौड़ ने, जिसके परिणाम स्वरूप रणमल राठौड़ ने राघव देव की क्या कर दी? हत्या कर दी। राघव देव की हत्या कर दी। क्या कर दी? राघव देव की हत्या कर दी। ये बात मैं आपको बता चुका हूं मेरे भाई कि क्या क्योंकि ये इनकी संशय बन जाता है। जो रणमल राठौड़ और राणा कुंभा को भड़काते हैं, किसके बारे में? राघव देव के बारे में। लेकिन राणा कुंभा इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। तो रणमल राठौड़ सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो राजा है ना, चलता आ रहा है अपने का, तो मोकल के समय से चलता रहा है, तो अपन खुद ही कर लेते हैं। इस बात को नोट कीजिएगा दोस्तों। इसके बाद देखिएगा, ये जो इतनी घटना हो गई है हत्या, क्या इस घटना के बाद मेवाड़ के जो सरदार है, जो सिसोदिया सरदार है, वो दुखी नहीं होंगे क्या? इस बात का विरोध नहीं करेंगे क्या? जो राठौड़ों का जो प्रभाव बढ़ रहा है, राठौड़ों का जो बढ़ता प्रभाव है, इससे जो मेवाड़ के जो सरदार है वो क्या होंगे? असंतुष्ट नहीं होंगे क्या? तो ये बात लिखवाने की जरूरत नहीं है कि इसके बाद मेवाड़ी सरदार क्या हो गए? असंतुष्ट हो गए। ये तो जन सामान्य सी बात है, आपको कितनी बार बता चुका हूं। ये इससे तो स्पष्ट भी हो रहा होगा कि राठौड़ों के बढ़ते प्रभाव को कम कर रहे हैं। जब सिसोदिया सरदार की ही हत्या हो जाती है तो क्या सिसोदियों में फिर से आक्रोश की स्थिति नहीं होगी क्या? सिसोदियों में आक्रोश की स्थिति पैदा नहीं होगी क्या? होगी ना। तो हत्या कर दी जाती है। अब इसके बाद देखिए, वो बात नहीं लिखवाऊंगा मैं कि वो उसके बाद वो संतुष्ट हो जाते हैं, उनमें आक्रोश की स्थिति हो जाती है, क्योंकि फालतू का कचरा लिखने से कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। कचरा नहीं है, काम की बातें हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि हर चीज कचरा है, कचरा कुछ भी नहीं है, हर चीज का अपना मायने है, लेकिन फालतू की कॉपी भरने से कोई मतलब नहीं है। इतनी छोटी छोटी बातें तो याद रख सकते हैं आप। लिखिए 1438 ईस्वी में, 1438 ईस्वी में दासी भारमली, 1438 ईस्वी में दासी भारमली की सहायता से, किसकी सहायता से? दासी भारमली की सहायता से। ये जो दासी भारमली है ना, ये दासी भारमली मेरे भाई साहब पटवारी की परीक्षा में आ चुकी है। कहाँ आ चुके हैं? पटवारी की परीक्षा में आ चुके हैं। तो इस दासी भारमली को है ना, ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। 1438 ईस्वी में दासी भारमली की सहायता से रणमल राठौड़ की हत्या कर दी जाती है। रणमल राठौड़ की क्या कर दी जाती है? रणमल राठौड़ की हत्या कर दी जाती है। रणमल राठौड़ की हत्या कर दी जाती है। हो गई बात। यहां तक नोट कीजिए, इस बात का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। रणमल राठौड़ की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। नोट कीजिए जल्दी से। मालवा अभियान के दौरान दोनों के अंदर किस किस के मध्य? राघव देव और रणमल राठौड़ के मध्य क्या होता है? दोनों के बीच संघर्ष होता है, जिसके परिणाम स्वरूप राठौड़ है, कौन सा राठौड़? रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ किसका मामा है मेरे भाई? मोकल का मामा। ऐसे चीजें याद होनी चाहिए आपको। राघव देव की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और 1438 ईस्वी में कौन? राणा कुंभा दासी भारमली की सहायता से किसको सल्टा देता है? निपटा देंगे। अपने को जो चसेगा उसको अपन निपटा देंगे। सभी रहो, दबके रहो, अपने से ऊपर आने का नहीं। कोई आएगा तो अपन फिर ही कर देंगे। वहीं आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं जल्दी से हटाता हूँ इनको, क्योंकि लिखवाने में मुझे सबसे बड़ी समस्या होती है दोस्तों। तो मुझे ये सबसे बोरिंग पार्ट लगता है लिखवाना, एकदम बिल्कुल। जितना आओ समझो और आराम से अपने हिसाब से लिखो। तो समझाना मुझे सबसे बेहतर लगता है, ये लिखवाना मुझे बहुत ही बोरिंग पार्ट लगता है। अब देखिए, अब रणमल राठौड़ की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो रणमल राठौड़ की किसकी? रणमल राठौड़ की मृत्यु की सूचना, रणमल राठौड़ के मृत्यु की सूचना किसको लगी? जोधा को। किसको लगती है? रणमल राठौड़ की जो मृत्यु है, रणमल राठौड़ की मृत्यु की सूचना किसको लगती है? जोधा को लगती है। किसको लगती है मेरे भाई? जोधा को लगती है। जोधा को लगने पर जोधा क्या करता है? मेवाड़ छोड़ता है और मंडोर एक्सप्रेस पकड़ के कहाँ चला जाता है? मंडोर चला जाता है, जोधपुर चला जाता है। सूचना लगने पर जोधा क्या करता है? लगने पर
मेवाड़ छोड़कर, कौन? जोधा। मेवाड़ छोड़कर मंडोर, मंडोर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? मंडोर चला जाता है। अब जो मंडोर है, मंडोर के आगे का जो उनका जो आगे का जो निर्वासित जो क्षेत्र है वो मैं तुम्हें यहाँ अलग से लिखवा दूंगा। एक बार इस बात को नोट कीजिए कि रणमल राठौड़ की मृत्यु की सूचना जोधा को लगने पर, कौन? जोधा। कौन भाई? जोधा। मेवाड़ छोड़कर कहाँ चला जाता है? मेवाड़ छोड़कर मंडोर चला जाता है। मंडोर कहाँ पड़ता है? मंडोर पड़ता है जोधपुर। कहाँ? जोधपुर। ठीक है, कहाँ पड़ता है? जोधपुर। अब देखिए, जोधपुर चला गया तो राणा कुंभा क्या करेगा? क्या इसको छोड़ देगा क्या? नहीं। क्या करेगा? राणा कुंभा। कौन सा कुंभा? राणा कुंभा। राणा कुंभा जोधा के पीछे, राणा कुंभा जोधा के पीछे किसके नेतृत्व में? चुंडा सिसोदिया। किसके नेतृत्व में? चुंडा सिसोदिया। किसके नेतृत्व में? चुंडा सिसोदिया के नेतृत्व में। राणा कुंभा जोधा के पीछे चुंडा सिसोदिया के नेतृत्व में, चुंडा सिसोदिया के नेतृत्व में सेना भेजता है। नेतृत्व में सेना भेजता है। कोई भी बात नहीं छोड़ रहा मेरे भाई, जो मैं पढ़ाया हूं वहां से कोई भी बात नहीं छोड़ रहा। हो सकता है ये अक्सर लिखने में ऊपर नीचे हो जाए, हैंड राइटिंग पे नहीं जाइएगा, आप भावनाओं को समझिए, भाव को समझिएगा। हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, फालतू के लफड़ों में आपको नहीं पढ़ना है। जो चीजें हैं स्पष्ट हैं, एकदम आसानी से और इतना आसान बनाते हुए इतिहास को पढ़ा रहा हूं आपको कि कहीं कोई संशय की स्थिति पैदा नहीं होती। जो सेना है वो पीछा करती हुई कहाँ चली जाती है? मंडोर चली जाती है। दोस्तों अब देखिए, इस बात का एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इस बात का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि समय जो है बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब लिखिए जोधा का निर्वासित काल। जोधा का जो निर्वासित है, जोधा का निर्वासित काल लिखिए। जो राव जोधा है, जोधा का निर्वासित, कौन सा काल? जोधा का निर्वासित काल, या जोधा के जो निर्वासित स्थान है उनके बारे में लिखिएगा। फटाफट लिखिएगा, बताया हुआ है सबको। कहां से? मेवाड़। मेवाड़ से रणमल राठौड़ की हत्या की सूचना मिलती है कि रणमल राठौड़ की क्या कर दी गई? मृत्यु कर दी गई, और अब तुम्हारी भी हत्या का क्या है, नंबर आने वाला है। तो मेवाड़ से क्या करता है? मैंने बताया, मंडोर एक्सप्रेस पकड़ता है सीधा, और कहां चला जाता है? मंडोर चला जाता है। कहां चला जाता है? मंडोर। मंडोर कहां पड़ता है? जोधपुर। कहां चले जाता है? मेवाड़ से चला जाता है मंडोर। अब देखिए, बात मैंने जस्ट अभी यहां नीचे लिखी थी। किसका पीछा करते हुए? किसका? जोधा का पीछा करते हुए राणा कुंभा की जो सेना है चुंडा सिसोदिया के नेतृत्व में कहां पहुंच जाती है? मंडोर पहुंच जाती है। तो ये मंडोर में भी सुरक्षित नहीं है। मंडोर में सुरक्षित नहीं है तो मंडोर से भागेंगे, कहां आएंगे? काहूनी गांव। कौन से गांव? काहूनी गांव। और ये जो काहूनी गांव है ये कहां है? बीकानेर में। कहां है? काहूनी गांव कहां है? बीकानेर में। अब देखिए, जो सेना है वो सेना क्या करेगी? मंडोर से पीछा करेगी। जो सेना मेवाड़ से पीछा करके मंडोर पहुंची तो क्या मंडोर में रुकेगी? क्या नहीं, मंडोर से पीछा करते हुए कहां चलेगी? काहूनी गांव चलेगी। काहूनी गांव कहां है? काहूनी गांव कहां है? बीकानेर में। अब बीकानेर में जब सेना पहुंच गई तो यहां से भी इनको दौड़ना पड़ेगा। ये दौड़ के कहां पहुंचेंगे? भद्राजून। कहां पहुंचेंगे? भद्राजून। कहां से? काहूनी गांव से पहुंच गए कहां? भद्राजून। भद्राजून कहां पड़ता है? जालोर। और ये जो पर्सन है काहूनी गांव वाला, ये पर्सन शिक्षक जो भर्ती परीक्षा हुई सेकंड ग्रेड, किसकी? सेकंड ग्रेड की, उसमें पूछा गया कि मंडोर के बाद कहां जाते हैं। तो जवाब होना चाहिए काहूनी गांव। एक एक चीज इतनी आसानी से बता रहा हूं तो आपकी जो दिमाग में बैठ जानी चाहिए। जब आप परीक्षा में बैठो या कोई आपको रात को नींद में भी उठाकर पूछे ना कि जोधा मंडोर से आगे कहां जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए काहूनी गांव। और मुझे आपको रात को उठा के इस बात का जवाब नहीं चाहिए, मुझे जवाब चाहिए आपका परीक्षा में। मुझे मतलब आपके फाइनल सिलेक्शन से मुझे मतलब नहीं है कि आप रात को बताते हो कि दिन में बताते हो। दोस्तों तो ये बात है क्लियर हो जानी चाहिए। मैं कहीं भी रिस्क नहीं ले रहा और इतनी आसानी से पढ़ा रहा हूं, इतनी आसानी से कि इतनी आसानी से तो आपने पढ़ा भी नहीं होगा मेरे भाई कहीं। इतना एकदम क्लियर खोल के हर चीज बता रहा हूं। मुझे किसी चीज का कोई लालच नहीं है तुमसे। सफलता मिलेगी तुम्हें, मिलेगी, पैसे कमाओगे तुम कमाओगे, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई। लेकिन मेरे पास जितना ज्ञान है मैं आपको दे रहा हूं पूरा। भद्राजून से आगे कहां जाते हैं? भद्राजून से आगे जाते हैं सिवाना। सिवाना कहां पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। जो मारवाड़ के शासक उनकी क्या है? ये शरण स्थली है। कहाँ है? मारवाड़ के जो शासक उनकी क्या है? ये शरण स्थली कहाँ? सिवाना।
ठीक है। सिवाना से आगे कहाँ जाते हैं? वागड़। कहाँ जाते हैं? वागड़। डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा का क्षेत्र उसे वागड़ कहते हैं मेरे भाई। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, राजस्थान का जो भूगोल पढ़ा होगा उसमें पढ़ा होगा, जब प्राचीन नाम पढ़े होंगे तब पढ़ा होगा। सिवाना से जाते हैं वागड़। वागड़ भी सेना कहोनी से कहाँ आई सेना? भद्राजुन। भद्राजुन से सेना पीछा करती हुई कहाँ आई? सिवाना। सिवाना से पीछा करती हुई कहाँ चली जाएगी सेना? वागड़ जाएगी। तो वागड़ से क्या करेंगे? ये जो जोधा है वो चला जाएगा कहाँ? सोजत। सोजत कहाँ है? पाली। तो सेना क्या करेगी? यहाँ से पीछा करती हुई भी क्या आएगी? सोजत आ जाएगी। अब सोजत आ गई, यहाँ इनका भागना खत्म। मैंने बताया था जैसे ही सोजत पहुंचेंगे एंट्री होती किसकी? अब ये बात नहीं लिखनी है आपको, मैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए रिपीट कर रहा हूँ बात को। कहाँ किसकी एंट्री होती है? हंसाबाई की। आपको सिर्फ इतना लिखना है, मेवाड़, मेवाड़ से मंडौर, मंडौर से काहुनी, काहुनी से भद्राजुन, भद्राजुन से सिवाना, सिवाना से वागड़, वागड़ से सोजत। और जो सोजत पाली है यहाँ क्या हो जाती है? जो सोजत पाली है इसके आगे ये हंसाबाई वाली बात लिखवाऊंगा, ये नहीं लिखनी है, ये तो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बताया मैंने। इस बात को हटा दीजिए एक बार कि सोजत पहुंच जाते हैं। सोजत पर क्या हो जाती है? आवल बावल की संधि हो जाती है, दोनों के मध्य मध्यस्थता होती जाती है। इस बात को नोट कीजिएगा एक बार, जल्दी नोट कीजिए भाई, समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नोट कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आशा करता हूँ, हटा दूं क्या? चलिए अब देखिए बात कहाँ तक पहुंच चुकी है अपनी? बात पहुंच चुकी है सोजत तक। अब देखिए सोजत में हंसाबाई आती है और दोनों पक्षों में क्या कर देती है? मध्यस्थता कर देती है, दोनों पक्षों में संधि करवा देती है। तो लिखिएगा, इस बात को नोट कीजिएगा। कहाँ, कौन सा स्थान है? सोजत। सोजत है कहाँ? पाली। सोजत में, सोजत में किसके सहयोग से? सोजत में हंसाबाई के सहयोग से। सोजत में हंसाबाई के सहयोग से। सोजत में हंसाबाई के सहयोग से। किसके सहयोग से? हंसाबाई के सहयोग से दोनों पक्षों में। कहाँ? दोनों पक्षों में। दोनों पक्षों में संधि होती है। दोनों पक्षों में संधि होती है। दोनों पक्षों में क्या होती है? संधि होती है। और जो संधि है उस संधि का नाम क्या है? आवल बावल की संधि। तो लिखिएगा, जो जल्दी जल्दी आप देखते जाइएगा, ये चीजें बताई हुई मेरी। आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि कौन सी संधि होती है? आवल बावल की संधि कब होती है भाई? बताया है 1452-53। अगर दोनों विकल्प हो तो 1452 को प्राथमिकता देनी है। 1452, 1453, ठीक है। आवल बावल की जो संधि होती है किस स्थान पर होती है भाई? आपको स्थान भी बताया मैंने। कहाँ? सोजत वाले में। कहाँ होती है? सोजत। और जो सोजत है ये कहाँ पड़ता है? पाली में पड़ता है। किस किस के मध्य होती है भाई? ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही याद रखना है, वो पन्ना भरने से कोई मतलब नहीं है। आवल बावल की संधि सोजत स्थान पर होती है, हंसाबाई के वो होती है, ऐसे पॉइंट वाइज लिखना है। क्योंकि पॉइंट वाइज लिखने से आपके मेंस के लिए, जो आप आरएएस की प्रिपरेशन करो, मेंस के लिए भी आपके टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। जैसे मध्य किस किस के मध्य होती है? राणा कुंभा और जोधा के मध्य होती है। राणा कुंभा और जोधा के मध्य होती है। और इस संधि के द्वारा क्या होता है? इस संधि के द्वारा क्या निर्धारित होता है? तो इसके द्वारा लिखिएगा निर्धारण। क्या? निर्धारण। निर्धारण किस चीज का होता है? मेवाड़ व मारवाड़ की सीमाओं का। किसका? मेवाड़ व मारवाड़। मेवाड़ व मारवाड़ की। मेवाड़ व मारवाड़ की सीमाओं का। मेवाड़ व मारवाड़ की सीमाओं का क्या होता है? निर्धारण होता है। तो इतनी बात जो मैं बीती क्लास में बता चुका हूं, ये उसी का विवरण है। ये उसी का विवरण में मैं लिखवाना नहीं चाहता था, लेकिन आपका फिर से ये प्रश्न उठता कि सर आप नोट्स नहीं बनवा रहे, इसीलिए इतना समय लगा है दोस्तों। वरना अपन ये 20-25 मिनट बचा के आगे के चीज़ों में दे सकते थे। अगर आप साथ साथ लिखते जाते तो ये बात आगे, इस समय को अपन आगे दे सकते थे। आज स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है यार। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हटाता हूँ इस बात को। चलो भाई, यहाँ तक की बात है, हो गई है। अब एक बात और लिखनी है आपको। वो जो विवाह होता है ना, इसी के आगे होता है विवाह। संधि होने के बाद विवाह होता है किसका? रणमल और श्रृंगार देवी का। किसका विवाह? रणमल और श्रृंगार देवी का विवाह होता है। लिखिए किसका? जोधा की पुत्री।
जोधा की पुत्री। ये श्रृंगार देवी पर मैं बार बार जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि यही श्रृंगार देवी आगे चलकर घोसुंडी बावड़ी का क्या करवाएगी, निर्माण करवाएगी। और ये शिक्षक भर्ती एग्जाम में आ चुका है, घोसुंडी बावड़ी कहाँ, चित्तौड़ में। तो ऐसा भी आ सकता है ना, घोसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, तो प्रश्न ये भी बन सकता है। तो इसलिए मैं इस बात पे ज्यादा जोर दे रहा हूं, अन्यथा ये इस बात पे मैं इतना जोर नहीं देता किसका विवाह किसके साथ हुआ, क्यों हुआ। इस बात पे जोर इसीलिए दिया जा रहा है, और जिस बात पे मैं जोर दे रहा हूं उस बात को आपको ध्यान से पढ़ना है। जोधा की पुत्री, उसका क्या नाम है, श्रृंगार देवी। क्या नाम है भाई, श्रृंगार देवी। जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह, जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र, कुंभा के पुत्र, कुंभा के पुत्र का क्या नाम है, रायमल। रायमल के साथ हुआ, किसके साथ हुआ, रायमल के साथ हुआ, रायमल के साथ हुआ। इस बात को नोट कीजिए। इसके बाद जो कुंभा के जो सैन्य अभियान है या जो कुंभा के जो समकालीन जो शासक आएंगे उनकी बात करेंगे। इस बात को नोट कीजिए, एक बार जल्दी नोट कीजिए भाई। चलिए, आशा करता हूं नोट कर लिया होगा आपने, यहां तक तो नोट हो गया होगा। चलिए हटाता हूं इस बात को। पूरा ये जो राठौड़ों का जो प्रभाव हो वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, संधि हो गई है। अब ये तो इनका तो विवाह भी हो गया, मैत्रीपूर्ण संबंध भी स्थापित हो गए, तो इनके मध्य कोई तनाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, लिखिए राणा कुंभा के जो, अब आपको लिखना नहीं है, पेन कॉपी साइड में रख दीजिए और सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, शब्दों को सुनिएगा। राणा कुंभा के समकालीन शासक, अब बताऊंगा सभी राणा कुंभा के समकालीन शासक, राणा कुंभा के समकालीन शासक, राणा कुंभा के समकालीन शासक। आपको मैंने मालवा के साथ संघर्ष बताया एक 1437 ईस्वी में, तो वो मालवा के साथ संघर्ष यहीं खत्म नहीं होता दोस्तों। मालवा के साथ बहुत लंबा संघर्ष है। मालवा के साथ संघर्ष को पढ़ेंगे 25-30 मिनट आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि मालवा के साथ काफी संघर्ष है। क्योंकि जो महमूद जो खिलजी है वो काफी आक्रमण करेगा, ठीक है, आक्रमण करेगा किस पर, कुंभा जी पर, ठीक है। तो वो चीजें अपन पढ़ेंगे। वो तो सिर्फ मैंने आपको बताया था कि उनके पिता के हत्यारों से बदला लेने के लिए युद्ध हुआ था। कौन है ये, राणा कुंभा जी। राणा कुंभा जी का शासनकाल कब से कब तक है, 1433 ईस्वी से लगाकर 1468 ईस्वी तक है। अब देखिए, जो राणा कुंभा है, राणा कुंभा के समकालीन दिल्ली का शासक कौन है, राणा कुंभा के समकालीन दिल्ली का शासक है सैयद। डिटेल से बताऊंगा आगे, ठीक है, एक बार नाम याद रखिएगा। राणा कुंभा के समकालीन दिल्ली का शासक कौन है, सैयद है। कौन है, सैयद है। गागरोन की बात करता हूं, कहाँ, गागरोन की, गागरोन की बात करता हूं। गागरोन कहाँ पड़ता है, झालावाड़ के। तो गागरोन का जो है वो कौन है, अचलदास खींची। बहनों ये किनका, बहनों ये भाई राणा कुंभा का, अचलदास खींची। अचलदास खींची की मृत्यु के बाद इनका जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा, पलहनसी। पलहनसी कौन है, अचलदास खींची का पुत्र है। अचलदास जो खींची है, अचलदास खींची का पुत्र है कौन, पलहनसी। वो गागरोन का क्या बनेगा, शासक है। आगे मैं बताऊंगा महमूद खिलजी। कौन, महमूद खिलजी जब 1444 ईस्वी में, कब, 1444 ईस्वी में आक्रमण करेगा किस पर, गागरोन पर। उस समय जो शासक होगा गागरोन का वो कौन होगा, पलहनसी होगा। लेकिन कुंभा के जो बहनों है इनके समकालीन इन्हीं का नाम ज्यादा आता है, किनका, अचलदास खींची का, जबकि इनकी मृत्यु हो चुकी थी। क्या हो चुका है, इनकी मृत्यु हो चुकी है जब 1444 में आक्रमण होगा किसका, महमूद खिलजी प्रथम का। महमूद खिलजी प्रथम कहाँ का शासक है, पता है आपको, मालवा का शासक है, ठीक है। गागरोन के बाद देखिए, गागरोन के बाद हाड़ौती। कौन, कहाँ, हाड़ौती। गागरोन के बाद आगे चलेंगे हाड़ौती। हाड़ौती के दो क्षेत्र है, देखिए हाड़ौती के दो क्षेत्र है, एक हो गया कोटा, एक हो गया बूंदी। कोटा के जो शासक उनका नाम है सांडा। कोटा के जो शासक है, कोटा के शासक का नाम क्या है, कोटा के शासक का नाम है सांडा। कोटा के शासक का नाम सांडा हो गया, और जो बूंदी का शासक है, बूंदी के शासक का नाम क्या हो गया, भांडा। कोटा के शासक का नाम हो गया सांडा, बूंदी के शासक का नाम हो गया भांडा। इधर देखिए मालवा के शासक का आपको पता ही है, मालवा का शासक कौन है, जो मालवा का शासक है वो महमूद खिलजी है। कौन है, महमूद खिलजी प्रथम। कौन है, महमूद खिलजी। महमूद खिलजी भी कौन से, महमूद खिलजी प्रथम। इधर नीचे की तरफ बात करता हूँ, कहाँ, सिरोही की। कौन से क्षेत्र की, सिरोही की। तो सिरोही का शासक कौन है, सहसमल है। सिरोही का शासक कौन है, सिरोही का शासक है सहसमल मेरे भाई। सिरोही का शासक कौन हो गया, सहसमल। इधर मैं गुजरात की बात करता हूँ, किसकी, गुजरात की। गुजरात में देखिए, गुजरात में 5-6 शासक आएंगे।
गुजरात में तकरीबन 4-5 शासक आएंगे मेरे भाई। तो जो सबसे पहले शासक बनेंगे वो कौन बनेंगे? अहमद शाह। अहमद शाह के बाद में फतेह बनेंगे, कुतुबुद्दीन शाह बनेंगे, उसके बाद बेगड़ा आएंगे, कुछ समय के लिए दाऊद भी बनेंगे, दाऊद के उत्तराधिकारी बनेंगे, बेगड़ा बनेंगे, और बेगड़ा का संबंध राणा कुंभा के साथ भी पड़ेंगे। और जो अहमद शाह और जो प्रमुख शासक बना वो कौन था? कुतुबुद्दीन शाह। कौन सा शाह? कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह, बेगड़ा, मोहम्मद बेगड़ा, ठीक है, ये प्रमुख शासक बने। जो बेगड़ा का जो मैं आपको जब गुजरात के साथ संबंध बताऊंगा राणा कुंभा का, तो बेगड़ा का जो संबंध है सीधा नहीं रहेगा। इनकी जो पुत्री है रमाबाई, उसका विवाह हो जाएगा, उनका विवाह होगा, उसके ऊपर आक्रमण करेगा कौन? बेगड़ा। फिर वे सहायता देने के लिए पहुंचेंगे, वो बाद की बात है जब मैं गुजरात के साथ आपको क्या बताऊंगा, उनके संबंध बताऊंगा। आप देखिए, अब अपन बात करते हैं किसकी? नागौर की। नागौर में कौन होता है? नागौर में है फिरोज खां। नागौर में कौन सा है? नागौर में शासक कौन है? नागौर में शासक है फिरोज खां। फिरोज खां है। फिरोज खां की मृत्यु हो जाती है कब? 1454 ईस्वी में। 1454 ईस्वी में क्या हो जाती है फिरोज खां की? 1454 ईस्वी में फिरोज खां की क्या हो जाती है मेरे भाई? 1454 ईस्वी में फिरोज खां की मृत्यु हो जाती है। और फिरोज खां के 2 पुत्र होते हैं। फिरोज खां के 2 पुत्र होते हैं, एक का नाम है शमस खां। कौन सा खां? शमस खां। और एक का नाम है मुजाहिद खां। मुजाहिद खां। कौन सा खां? मुजाहिद खां। ये देखिए, इतनी राम कथा आपको याद होनी चाहिए मेरे भाई। ये जो डायग्राम है, संबंध चाहे पता हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं आपको याद करवा दूंगा। वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कैसे बताऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा कि आपके दिमाग में सीधा बैठ जाए, आपकी मेमोरी उस चीज को सीधा पकड़े। लेकिन आपको ये चीजें याद रखनी है मेरे भाई। जो दिल्ली का शासक है राणा कुंभा के समकालीन, उसका नाम है सैयद मोहम्मद शाह। उसका नाम कौन है? ये इसका नाम होगा सैयद मोहम्मद शाह। तो लिख लीजिएगा कौन? सैयद शाह। वो बाद में मैं बताऊंगा। सैयद शाह ने कभी चलकर आक्रमण नहीं किया, किस पर? राणा कुंभा पर, क्योंकि ये एक प्रबल शासक नहीं था। राणा कुंभा चलकर आक्रमण करते हैं क्योंकि ये कमजोर शासक था, और राणा कुंभा को अपने साम्राज्य को क्या करना था? विस्तार करना था। दोस्तों, जो गागरोन का जो शासक है राणा कुंभा के समकालीन, वो कौन है? अचल दास खींची। और अचल दास खींची बहनों ही है किसके? राणा कुंभा जी के। अब देखिए, अचलदास खींची के बाद जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा? पल्हणसी। पल्हणसी कौन है? अचलदास खींची का पुत्र है भाई। हाड़ौती के देखिए कोटा में शासक कौन है? सांडा। बूंदी में शासक है भाणा। उधर देखिए मालवा में महमूद खिलजी है। नीचे सिरोही में चलते हैं। सिरोही में शासक कौन है? सिरोही का शासक है सहसमल। इधर गुजरात में चलते हैं। गुजरात के 4-5 शासक आएंगे किसके समकालीन? राणा कुंभा के समकालीन 4-5 शासक आएंगे। उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण नाम होगा वो कौन होगा? कुतुबुद्दीन शाह। अब देखिए, कवि राजा श्यामल दास का एक रचना है वीर विनोद। कवि राजा श्यामल दास की एक रचना वीर विनोद के अनुसार क्या कुतुबुद्दीन शाह आक्रमण करता है किस पर? राणा कुंभा पर। कितनी बार? 3 बार। उन आक्रमणों की तिथि तो नहीं मिलती है दोस्तों, उनके प्रमाणिक तथ्य तो नहीं मिलते कि आक्रमण कब करते हैं, लेकिन यह तथ्य जरूर मिलता है कि तीनों बार कुतुबुद्दीन खां को क्या करना पड़ा? हार का सामना करना पड़ा। कुतुबुद्दीन खां को हार का सामना करना पड़ा। इधर शासक कौन है? नागौर का फिरोज खां। फिरोज खां की मृत्यु हो जाती है कब? 1454 ईस्वी में फिरोज खां की मृत्यु हो जाती है। और फिरोज खां की मृत्यु के बाद जो शासक बनेंगे उनके पुत्र शमस खां और मुजाहिद खां, दोनों के मध्य क्या हो जाती है? दोनों के मध्य संघर्ष चलता है दोस्तों। तो ये सब बातें बाद की हैं, लेकिन मैं ये एक चीज क्लियर यहीं कर देता हूं, इतना ही समय बचा हुआ है। जो शमस खां है, शमस खां को भी शासक बनना है। शासक बनना है किसको? मुजाहिद खां को भी। तो शमस खां के जो भाई है मुजाहिद खां, वो क्या करेगा? कुतुबुद्दीन शाह की शरण में आ जाएगा और कहेगा कि देख भाई कुतुबुद्दीन, मैं तेरी अधीनता स्वीकार कर लूंगा, तू मुझे शासक बनवा दे, कैसे भी करके मुझे शासक बनवा दे। इधर शमस खां क्या करेगा? शमस खां सीधा उच्च न्यायालय आएगा। कहां? राणा कुंभा के पास, कि देख भाई कुंभा, तू मेरे को शासक बनवा दे, मैं तेरी अधीनता क्या कर लूंगा? स्वीकार कर लूंगा, तेरी अधीनता मैं स्वीकार कर लूंगा। लेकिन राणा कुंभा क्या करता है? मुजाहिद और कुतुबुद्दीन की सेना को क्या करते हैं? पराजित करके शासक कौन बनता है? शासक बनेगा शमस खां। और 2 शर्तों के साथ शमस खां को शासक बनाया जाता है कि एक तो तू नागौर का जो दुर्ग है उसमें कोई मरम्मत कार्य नहीं करवाएगा। दूसरा, जो मेरे पिता, जो कुंभा के पिता हैं कौन? राणा मोकल, उनके गुजरात अभियान में जो पराजय हुई थी उसके जो लक्ष्य हैं या जो उसके जो
अपने को प्रमाण मिलते वो कहाँ मिलते? नागौर दुर्ग में। जो प्रमाण है मेरे पिता के गुजरात के अभियान के पराजय के, उन्हें तू नष्ट करेगा। लेकिन समस्त खां क्या करता है? उन दोनों बातों का क्या करता है? उल्लंघन करता है। और समस्त खां उल्लंघन करता है तो राणा कुंभा क्या करेगा? आक्रमण करेगा और समस्त खां को क्या कर देगा? पराजित कर देगा। समस्त खां और गुजरात के जो मध्य, गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन शाह है, इनके मध्य जो प्रमुख जो तनाव की स्थिति पैदा हुई थी, इसी हार के बाद हुई थी। क्योंकि समस्त खां क्या करेगा? कूटनीति अपनाएगा। समस्त खां की एक पुत्री का नाम है नग्गा देवी। क्या नाम है? नग्गा देवी। इस नग्गा देवी का विवाह किसके साथ करवा देगा? कुतुबुद्दीन शाह के साथ करवा देगा। अब कुतुबुद्दीन शाह विवश हो जाएगा भाई, किसकी सहायता करने के लिए? समस्त खां की सहायता करने के लिए विवश हो गया, क्योंकि इसकी पुत्री का विवाह किसके साथ हो गया? कुतुबुद्दीन शाह के साथ हो गया। किसकी पुत्री का विवाह? समस्त खां की पुत्री नग्गा देवी का विवाह। तो अब आक्रमण करेंगे, पराजय ही पराजय करेंगे किसकी? कुतुबुद्दीन शाह की। अब आगे चलकर देखेंगे, अपन पढ़ेंगे चंपानेर की संधि, बदनौर का युद्ध, ये सब जो घटनाएं हैं वो आगे की क्लास में करेंगे। मालवा के साथ बहुत लंबा संघर्ष होगा। जो महमूद खिलजी हैं, महमूद खिलजी 1442 ईस्वी में, मैं साधारण सी बातें बता देता हूँ, अगली क्लास में क्या घटनाक्रम पढ़ा जाएगा। 1442 ईस्वी में महमूद खिलजी क्या करेगा? कुंभलगढ़ पर आक्रमण करेगा। सफलता नहीं मिलने पर आगे चला जाएगा, चित्तौड़ पर आक्रमण करेगा, वहां भी सफलता नहीं मिलेगी तो ये क्या करेगा? बाण, बीच रास्ते में बाण माता का मंदिर आता है। कौन सा मंदिर? बाण माता के मंदिर की मूर्ति को खंडित कर देता है और उसके टुकड़े टुकड़े करके क्या कर देता है? कसाईयों में बांट देता है भाई। कौन? महमूद खिलजी। ठीक है। इसके बाद ये फरवरी 1446 की बात है। फरवरी 1446, दिसंबर 1446 और 1456 तीन बार आक्रमण करता है। कहां? मांडलगढ़ पर। मांडलगढ़ स्थान कहां है? भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ पर आक्रमण करता है। तीनों जो आक्रमण है वो क्या होते हैं? असफल आक्रमण होते हैं। इस बात को एक बार आप नोट कीजिए दोस्तों, मैं बता रहा हूं, इतनी देर में आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है। उसके पश्चात 1455 में आक्रमण होता है किसका? महमूद जो खिलजी है, महमूद खिलजी का 1455 में आक्रमण होता है। कहां? अजमेर में। जो अजमेर है उस समय राणा कुंभा के अधीन था और वहां कुंभा का जो किलेदार था उसका नाम था गजाधर। उसका क्या नाम था? गजाधर। तो 1455 में गजाधर को क्या कर देते हैं? पराजित करते हैं। जब तक कुंभा की सेना पहुंचती तब तक अधिकार हो चुका था अजमेर पर। किसका? महमूद खिलजी का। और जो नया किलेदार बनाया गया वो किसको बनाया गया? नियामतुल्ला खां को बनाया गया। किसको बनाया गया? नियामतुल्ला खां को बनाया गया। और नियामतुल्ला खां को सेफ खां की उपाधि देते हैं। कौन? महमूद खिलजी। और 1444 ईस्वी में जो आक्रमण होगा वो आपको बताया गागरोन पर होगा। किसका? महमूद खिलजी का। ये इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि मालवा के साथ संघर्ष बहुत लंबा है। आपने 1437 में जो सारंगपुर का युद्ध पढ़ा है उसके बाद में तो बहुत बातें हैं। जो कुंभा जी की उपाधियां और उपाधियों के अलावा साहित्य से अगर कोई प्रश्न आएगा कुंभा से तो मेवाड़ मालवा संघर्ष के मध्य ही आएगा। इस बात के लिए मैं ये चीजें बता रहा हूं आपको कि अगली क्लास में ये चीजें पढ़ाई जाएंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। राम राम, जय हिंद दोस्तों। चलिए।